नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील शर्मा भारत के इतिहास की क्लास में डीजे सर क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे द्वारा पढ़ाई गई लास्ट क्लासेस चैनल की प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है। इसके अलावा डीजे सर क्लासेस के एप्लीकेशन पे और उससे संबंधित पीडीएफ डीजे सर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, भारत के इतिहास में जो लास्ट क्लास अपनी चली थी वो चली थी मौर्य साम्राज्य की। और मौर्य साम्राज्य का जो प्रतापी शासक था, सबसे ज़्यादा जो फेमस वहाँ का जो रूलर था, उसकी अपन ने पूरी जानकारी पढ़ ली थी। उसने किस किस स्तर पे उसके साम्राज्य का विस्तार किया ये अपन पढ़ चुके थे। और उसका नाम था अशोक महान। अशोक महान के बाद मैंने आपको बताया था जब जाते जाते कि अशोक महान के बाद में जो उनके पुत्र और पौत्र वगैरह जो उत्पन्न हुए हैं उनमें कोई ज़्यादा विशेष दम वाली बात नहीं थी। वो ज़्यादा जो है अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, अपना नाम प्रसिद्ध नहीं कर पाए। ठीक है, तो वहां से क्या है कि जब मौर्य साम्राज्य जब अशोक चला रहा था, अशोक के बाद में उसके जब वंश में आगे बढ़े, जैसे उसके पौत्र पौत्री वगैरह जो उत्पन्न हुए, तो उनमें जब ज़्यादा दम नहीं दिखी तो सिंपल सी बात है कि कोई ना कोई उसको ओवरकम तो करेगा। भाई आज अगर आप जो है आपको लगता है कि आपके पड़ोस में एक बुजुर्ग दंपति रहते हैं, उनमें कोई विशेष दम नहीं और आप जो है वो थोड़ा सा दबंगई प्रवृत्ति वाले आदमी हैं, तो आप जाके उन बुजुर्ग जो है ना बुजुर्ग दंपतियों को या तो मार के भगा दोगे या उनके मरने का वेट करोगे कि ये मर जाएंगे तो मैं प्रॉपर्टी हथिया लूंगा, इनके आगे पीछे कोई है ही नहीं। ठीक है, तो वैसे ही क्या हुआ कि मौर्य साम्राज्य जब चल रहा था, मौर्य का वंश जब चल रहा था, तो उनका जो एक अंतिम शासक था जिसका नाम था बृहद्रथ, मतलब जो अशोक का पौत्र था, अशोक को दादाजी बोलता था वो, अशोक महान के जो पौत्र थे वो, उनमें कोई ज्यादा विशेष दम नहीं था। तो उनकी सेना का एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र। पुष्यमित्र सरनेम क्या था? सुंग। सुंग नहीं, सुंग। पुष्यमित्र सुंग उनकी सेना का सेनापति था। उस सेनापति ने जब देखा कि यार कोई ज्यादा विशेष दम वाली बात नहीं है, और दूसरी बात क्या है कि यार थोड़ा सा होता है ना कि एक विचार अच्छे होते हैं कि नहीं यार, अच्छे भी और उत्तम भी, कि नहीं मुझे जो है वो शासक बनना है या कुछ करना है। तो शासक जितने भी बने हैं ना आज दिन तक के इतिहास में, वो किसी न किसी को या तो मार के बने या फिर जो है उसको हरा के बने। आपने अगर कोई सत्ता आपको पानी है तो या तो आप सामने वाले को हराओ या उसको मारो, उसकी हत्या करो। ऐसी ही परंपरा अपने इतिहास में चली आई है, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे भारत का हो, चाहे पूरे संसार का हो। किसी भी साम्राज्य, इवन आज भी वर्तमान में अगर मान लीजिए अपने को जो है, जब पाकिस्तान कहता है कि मुझे क्या चाहिए, कश्मीर चाहिए, तो वो युद्ध करेगा इधर। उसने कोशिश भी की थी, कारगिल का युद्ध हुआ था, तो उसने जब 1962 में चाइना ने कोशिश की थी, चाइना का और भारत का युद्ध हुआ था, तो वो उसने जो है वो उसने कोशिश की थी लद्दाख वगैरह को अपना जो है अपने अधिकार क्षेत्र में लेने की। तो वो क्या है कि किसी भी साम्राज्य को अगर आपको पाना है तो या तो आपको सामने वाले को हराना होगा या मारना होगा। सामने वाला दमदार निकला तो वो बात अलग है कि आपका खुद का टाइटा फिश हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या था कि मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था बृहद्रथ, उसमें कोई ज्यादा विशेष दम वाली बात नहीं थी। तो सेना के सेनापति ने देखा कि अपन इसको इजीली मार सकते हैं, तो परेड वरेड हो रही थी उनकी। परेड के टाइम पे जो है वो शासक वहीं पे था और उसी टाइम पे पुष्यमित्र सुंग ने उसकी हत्या कर दी। किसकी? अशोक महान के पौत्र की, और वो बन गया शासक पुष्यमित्र सुंग। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मौर्य साम्राज्य का दी एंड, अंत हो चुका है। अब किसका साम्राज्य स्टार्ट हो जाएगा? पुष्यमित्र सुंग का, मतलब सुंग वंश स्टार्ट हो चुका होगा। उसमें भी कोई ज्यादा विशेष दम वाली बात नहीं थी। उसके बाद के जो शासक हुए हैं पुष्यमित्र सुंग के बारे में एक दो लाइन अपन इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि पहली बात तो जब राजधानी उधर पाटलिपुत्र थी पहले अशोक के साम्राज्य में, तो इसने क्या है कि विदिशा नाम की राजधानी और बनाई। विदिशा वर्तमान में जो यूपी बिहार के क्षेत्र में आती है, और ये जो मगध साम्राज्य की बात चल रही है ना, ये यूपी बिहार वाले क्षेत्र की बात चल रही है वर्तमान की, अगर अपन समझने की दृष्टि से बात करेंगे तो। ठीक है, तो उसने विदिशा को अपनी राजधानी बनाई, और इसके अलावा पाटलिपुत्र तो पहले थी ही सही। पुष्यमित्र सुंग के बारे में इतिहास में कहा जाता है, इतिहास में जो ग्रंथ अपन को मिले हैं उसमें कहा जाता है, अभी रिसेंटली जो है वो अभी साल डेढ़ साल पहले एक डिबेट छिड़ी थी न्यूज चैनल्स पे कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है, नाम सुना है आपने? नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी बेसिकली ये महात्मा बुद्ध के जमाने से एस्टैब्लिश की गई यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे
बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता है। बेसिकली आप इसको एक तरीके से बौद्ध मठ कह सकते हैं, बट दिस इज द यूनिवर्सिटी जहाँ पे लोग अपने जो है शिक्षाएं दीक्षाएं प्राप्त करने आते हैं विदेशों से भी। जो है ये कुछ यूनिवर्सिटीज है अपने यहाँ पे, जिसमें से एक नालंदा है जिस पे बाहर से फॉरेनर्स अपने यहाँ पे आते हैं। अपन बाहर नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, मोस्टली होता है ना, जैसे कोई ऑक्सफोर्ड चला गया या फिर कोई हार्वर्ड चला गया पढ़ने के लिए, पीएचडी करने के लिए, वहाँ से यहाँ पे आते हैं, पीएचडी की जाती है बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म के बारे में जाना जाता है, उसका पूरा अलग से डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है आपको, आगे नाम के आगे डॉक्टर लगाया जाता है। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट को उठा के उसके बारे में बिल्कुल जड़ से लेकर जो है ऊपर तक आपने उसकी खोजबीन की है, तब जाके आपको पीएचडी या डॉक्टरेट की एक मानद उपाधि दी जाती है किसी भी यूनिवर्सिटी जो ऑथोराइज यूनिवर्सिटी है उसके माध्यम से। और नालंदा यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है और बहुत ही पहुंचे हुआ नाम है वो, क्योंकि वो उस जमाने से एस्टैब्लिश है जब ईसा पूर्व की बात चलती थी। महात्मा बुद्ध ईसा पूर्व में हुए थे ना, इस ईस्वी की तो बात अभी चल ही नहीं रही है, अभी तो बात जो है ईसा पूर्व की चल रही है। बृहद्रथ को भी मारा तो भी 185 ईसा पूर्व में मारा था पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र ने मारा, शुंग वंश की स्थापना हुई। और जब वो डिबेट जिसकी मैं बात कर रहा था उसमें यह हुआ था, किसी ने जो है वो जो डिबेट के लिए 2-5 अच्छे खासे जो है बुद्धिजीवियों को बुलाया जाता है चैनलों में, वहाँ एंकर जो है वो एंकरिंग कर रही होती है या कर रहा होता है कि कोई भी टॉपिक ले लिया जाता है, सामने वाला जो है उस पर तोहमत उठाता है दूसरी पार्टी पे, दूसरी पार्टी वाला उस पर उठाता है। तो वहाँ पे उठाया गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो है वो आप ही के जो बौद्ध धर्म के जो प्रचारक रहे हैं, बौद्ध धर्म के प्रचारकों को सबको जो है आप ही के ब्राह्मणवादी जो विचारधारा के जो आदमी थे उन्होंने मारा है। नालंदा विश्वविद्यालय को उसने जलाया है। नालंदा विश्वविद्यालय लगभग 2 से 3 बार जलाया गया है पूरे अपने इतिहास में। और जलाया क्यों गया है? क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय को यह माना जाता है कि यह बौद्ध मठ है, बौद्धों का मंदिर है। और कई शासक अपने इतिहास में ऐसे उत्पन्न हुए हैं जिनको सुहाए नहीं कि यार ये जो है मंदिर, अभी से फॉर एग्जांपल औरंगजेब की बात करते हैं। औरंगजेब ने इतने मंदिर तोड़े, अपने इतने मंदिर तोड़े पूछो मत, कोई फिक्स तादाद नहीं है उसकी, उसने कई मंदिर तोड़े। इवन वो मंदिर तोड़ने की वजह से जो है वृंदावन से जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को भी शिफ्ट किया गया नाथद्वारा में, जो श्रीनाथ जी है आज अपने नाथद्वारा के अंदर राजसमंद में, जो वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। लेकिन अपने अगर वो नालंदा विश्वविद्यालय वाले पार्ट की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार में है। अगर बात करें तो वर्तमान में कहाँ है? बिहार जो है वो उस जमाने में मगध साम्राज्य में आता था, और मगध साम्राज्य का कनेक्शन मौर्य साम्राज्य से था। मौर्य साम्राज्य को अंत किया था शुंग ने, और शुंग था ब्राह्मणवादी विचारधारा का आदमी। उसको बौद्ध भिक्षु और बौद्धों को 1% जो है वो पसंद नहीं करता था। उसने इतने भयानक अत्याचार किए ना बौद्धों पे। जनरल सी बात है कि जब कोई शासक किसी के पास पावर आती है ना, कोई हिंदू शासक बनता है तो मुस्लिम परंपरा का विरोध करेगा, कोई मुस्लिम शासक बनता है तो हिंदू परंपरा का विरोध करेगा, कट्टर जिसको बोलेंगे। और कोई जो है वो भाई नहीं यार सारे धर्म समान है, तो ऐसा उत्पन्न अगर ऐसा शासक बनता है तो वो सब धर्मों को वहां पे उचित व्यवस्था से रखता है। इसीलिए अशोक के साम्राज्य में जितने भी धर्म थे, जितने भी धर्म को मानने वाले थे, सब मजे से रहे थे। किसी को टेंशन नहीं थी कि यार अपने को काट देंगे, पीट देंगे, जैसे होता है ना, हो रहा है ना अभी रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। एक एग्जाम्पल, बांग्लादेश में हिंदुओं पर लपक के अत्याचार किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं सरेआम, मंदिरों में घुसे जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है। और मुस्लिम कम्युनिटी ने क्या है कि वहां पे ओवरकम कर लिया पूरे साम्राज्य को। और क्योंकि शेख हसीना जो है वहां से भारत में आ चुकी है, भारत में भाग के आ चुकी है। वहां पे जैसे उपद्रवी, वहां पे जैसे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, विरोध स्टार्ट हुआ, तो शेख हसीना जो है भारत आ चुकी थी। और वो भारत से थोड़ा सा इसीलिए थोड़ा सा वो जो है वो गुस्से में है कि यार आप या तो शेख हसीना हमें वापस दे दो, वरना जो अब वो बांग्लादेश, उसके क्या औकात है अपने सामने, उसकी इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वो अपने से जो है निगाहें उठा के बोलेगा शेख हसीना को दे रहे हो या फिर जो है हम आगे सेना भेजें। उसको पता है कि यार मैं थोड़ा सा सेना भेजेगा 10 किलोमीटर में ये सबको निपटाने वापस भेज देंगे। अपने पास में वर्तमान की अगर दृष्टि से बात करें ना, तो शायद जितने 10 साल पहले मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं रही होगी, नेवी इतनी स्ट्रांग नहीं रही होगी, अपना वायुसेना जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं रही होगी जितनी अभी है। इतने ज्यादा अपने पास में अब अच्छे खासे लेवल पे और अच्छे खासे मॉडरेट हथियार आ चुके हैं कि शायद जो है छोटे मोटे देशों की तो औकात ही नहीं। छोटे मोटे छोड़ो, चाइना की भी औकात नहीं। चाइना एक अपने आप में विकसित देश कहा जाता है, विकासशील नहीं, अपन विकासशील है। वी आर ग्रोइंग,
वो ग्रोन है। नहीं, बिल्कुल उसको पता है चाइना को भी कि अगर मैं यहाँ पे एंटर होऊंगा तो ये मेरा बराबर का ताकतवर है, ज्यादा नहीं है, बराबर का है। सबसे ज्यादा जो अगर सेना की बात करें ना, सबसे ज्यादा अगर पूरे वर्ल्ड में, तो जो सैनिक जो है, सैनिकों की संख्या वो चाइना के पास है सबसे ज्यादा। अपन 3rd नंबर पे है, 2nd नंबर पे रशिया, रूस। और क्षेत्रफल की दृष्टि से रशिया बहुत बड़ा जो है वो टेरिटरी अपने आप में, अपन बहुत छोटे हैं उनके सामने क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। खैर जो है वो जियोग्राफी में नहीं बढ़े। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया। नालंदा विश्वविद्यालय को बेसिकली अगर अपन ऐतिहासिक और वास्तविक तरीके से बात करें तो एक बख्तियार खिलजी नाम का एक शासक था जिसने जलाया था, और उसमें उस जमाने में नालंदा विश्वविद्यालय में 90 लाख ग्रंथ थे, 9 मिलियन ग्रंथ थे लगभग, जो सब जल गए। उसके बारे में जो जानकारी अपन आज पढ़ रहे हैं ना, जो इतिहास पढ़ रहे हैं भारत के, ये कुछ ग्रंथ है जिसके माध्यम से जो जानकारी मिली, वो ग्रंथों को जो है उनकी जानकारी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आपकी किताबों में और आपके सिलेबस में डाल दिया गया, और वो मैं आपके सामने गला फाड़ फाड़ के पढ़ाता हूँ। ठीक है, वो कुछ है पार्ट, वो ज्यादा नहीं है। ज्यादा घुसेंगे तो वैसे तो इतिहास तो बहुत पुराना रहा है अपने भारत का, लेकिन वो इतिहास के जो ग्रंथ में जानेंगे कैसे? कोई ऐसा आदमी तो रहा नहीं होगा जो पिछले क्या नाम है कम से कम 8-10 हज़ार साल से जी रहा होगा, जो आके बोल दे अरे बेटा ऐसा हुआ था, ऐसा तो बोलेगा नहीं। वो ग्रंथों को जो अपन को मिली है, जो किताबें अपने को मिले हैं, जो वेद मिले हैं, पुराण मिले हैं, उसके आधार पर अपन ये जानकारी और ये तथ्यात्मक तरीके से कह सकते हैं कि भाई साहब ये 4000 साल पहले के लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब 4000 साल पहले भी हमारा साम्राज्य था, हमारा वंश था, हम एग्जिस्ट करते थे 4000 साल पहले भी। तो अपन एक गौरवान्वित तरीके से कह सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को जब जलाया गया तो लगभग 90 लाख जो ग्रंथ थे और लिपियां थी वो, तो आधे से ज्यादा इतिहास वहां पे जल के भस्म हो चुका था। पुष्यमित्र शुंग जो है वो ब्राह्मणवादी विचारधारा का था। उसने कई बौद्ध मठों को तोड़ा था, कई बौद्ध मंदिरों को तोड़ा था, कई बौद्ध भिक्षुओं को, इवन उसके बारे में जो है ये कहा जाता था कि वो जब ब्राह्मणवादी विचारधारा का, उसको बौद्ध जो है वो आंखों देखो नहीं सुहाते थे। उसने एक जो है वो घोषणा करा रखी थी कि जो बौद्ध भिक्षुओं का सर काट के लाएगा ना, उसको मैं सोने के सिक्के दूंगा, उसको मैं मोहरे दूंगा, बौद्ध भिक्षु का सर काट के लाएगा जो। अब जनरल सी बात है, जब ये इस टाइप की कोई अगर घोषणा कर दी जाए तो आपको भी कोई रास्ते में बौद्ध भिक्षु मिले और आपको बोला जाए कि भाई साहब 1 करोड़ दूंगा, तो आपका बिगड़ क्या रहा है? अरे कोई दिक्कत, मर्डर केस तो लगना है नहीं, गर्दन काटो ले जाओ कि देखो लाओ 1 करोड़ दो। वो तो बेचारा गया ना जान से। तो बौद्ध भिक्षु जो है वहां जान बचा बचा के भाग रहे थे उस जमाने में। खैर, तो पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश का संस्थापक था। शुंग वंश के बाद में बारी आएगी कण्व वंश की। शुंग वंश के 1-2 शासक और रहे जो उनमें ज्यादा विशेष दम नहीं रहा है, ज्यादा अपने पुष्यमित्र के बारे में पढ़ेंगे नहीं, ये तो मैं सिर्फ एक कहानी सुनाई है आपको जो इतिहास में है वर्णित। पुष्यमित्र शुंग सिर्फ ब्राह्मण विचारधारा का था, बौद्ध भिक्षुओं पर अत्याचार किए थे, विदिशा को उसने अपनी राजधानी बनाई थी और वृद्धरथ को उसने हत्या करके मौर्य साम्राज्य का शासक बना था। इतनी सी इसकी कहानी है। उसके बाद में बारी आएगी कण्व वंश की। कण्व, वासुदेव कण्व करके एक जो वहां का शासक रहा था, उसने जो है शुंग वंश के अंतिम शासक की, देवदत्ती नाम था उसका, देवभूति भी बोलते, उसकी हत्या की और वो बना शासक। उसके बाद में कण्व वंश के बाद में आता है सातवाहन वंश। उसमें भी कोई ज्यादा विशेष कोई प्रतापी शासक नहीं हुआ। उसके बाद में बारी आती है शक वंश की। उसमें भी कोई ज्यादा विशेष प्रतापी शासक नहीं हुआ। शक वंश के बाद में बारी आती है, शक वंश का भी अंत कर ही दिया, किसी न किसी शासक ने ओवरकम किया। उसके बाद में बारी आती है कुषाण वंश की। कुषाण वंश में जो एक अच्छा शासक हुआ है सिर्फ उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ये लिखेंगे जरूर कि कौन से वंश आए थे, ताकि आप जो है मुझ पर तोहमत नहीं लगा सके कि यार मास्टर ने ये बातें छोड़ दिया। ठीक है, हालांकि ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ये आपके सिलेबस से थोड़ा सा उठ के देता हूं, सिलेबस से थोड़ा सा ज्यादा देता हूं, ताकि मुझे यूं लगता है कि शायद जो है जानकारी दूंगा तो आपको यूं नहीं लगता होगा कि यार क्या है रे, क्यों खा रहा है यार, जो लिखा है वो पढ़ा पढ़ के फ्री करो ना। कहानियां सुनने में बड़ा मजा आता है, वो कहानियां सुनने से चीजें याद बड़ी रहती है। खैर, तो कहानियों का अंत करके अपन वास्तविकता पे चलते हैं। ठीक है, बात करते हैं अपन, मौर्य साम्राज्य का अंत हो चुका है, डायरेक्ट अपन बढ़ते हैं किस पे, शुंग वंश लिखा देता हूं मैं यार, डायरेक्ट बढ़ते हैं अपन शुंग वंश पे।
डायरेक्ट बढ़ते हैं अपन शुंग वंश पे। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, मैं लिखा रहा हूं यहाँ पे, पहले ये लिखा देता हूं। मौर्य साम्राज्य, अपन मौर्य साम्राज्य पढ़ चुके थे, तो उसका जो अंतिम शासक मतलब जिसने शासन किया, उसके बाद में जो है उसका कोई वंश का बचा भी नहीं, किसी और राजा ने वहां पे अधिकार कर लिया। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके उसका सेनापति, किसका सेनापति? बृहद्रथ का। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग मगध साम्राज्य, या मध्य भारत बोल सकते हो आप, या उत्तर भारत, उत्तर मध्य भारत बोल सकते हो। मगध साम्राज्य का शासक बना, चाहो तो लिख लो, 185 ईसा पूर्व में बना था, वैसे नहीं पूछेगा कहीं पे भी। पुष्यमित्र शुंग मगध साम्राज्य का शासक बना। वह ब्राह्मण धर्म अनुयायी था एवं बौद्धों पर कई अत्याचार करता था। कई अत्याचार करता था। उसने पाटलिपुत्र तो राजधानी थी सही, उसने विदिशा को एवं पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई। लिखो, शुंग वंश खत्म। शुंग वंश के बाद में बारी आएगी कर्ण वंश की। कर्ण वंश पे ज़्यादा अपन लिखेंगे नहीं, बढ़ेंगे भी नहीं, सिर्फ एक दो शासक का नाम लिख के मैं आपको बता दूंगा। राइटिंग समझ में तो आती है ना मेरी? बढ़िया है। मैं और अच्छा लिख सकता हूँ, पता है, पर और अच्छा लिखने के चक्कर में जो है 1 मिनट ज़्यादा लग जाएगा। अरे यार क्या करोगे जान के यार। बड़े हाँ करता था यार। अत्याचार, हत्या यार, हत्या शब्द जो होता है ना वो जान से मारना होता है। हत्या शब्द जहां पे बैठा है वहां निपटाना होता है। जरूरी नहीं है कि आप किसी को निपटा रहे हो तो ही अत्याचार बोल रहे हो। अत्याचार अलग है, हत्याचार तो शब्द होता ही नहीं है। पहली बात, अगर आप हत्याचार को पढ़ा रहा है तो आप समझ लेना कि अनपढ़ आदमी है। अत्याचार का अर्थ है कि आप किसी को टॉर्चर कर रहे हैं। ओवरऑल टॉर्चर किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो मेंटली तौर पे हो चाहे फिजिकली तौर पे हो। आजकल जो मूवीज बन रही है स्पेशली साउथ की, जैसे फॉर एग्जांपल मार्को, फॉर एग्जांपल बगीरा, ऐसे 2-4 मूवीज है
जिसमें हाई लेवल पर टॉर्चर दिखाया गया है, हाई लेवल पर, जैसे एनिमल अपने बॉलीवुड में बनी हुई है रणबीर कपूर की। हाई लेवल का टॉर्चर का अर्थ क्या है कि वहां पे अगर इंसान का कान काट दिया तो कान भी दिखाएंगे कि जो कटा हुआ है भाई साहब। बच्चों को जो है छोटे से बच्चों को सिलेंडर पटक पटक के माथा फोड़ा गया तो माथा भी दिखाएंगे, उसमें चपटा माथा भी दिखाया जाएगा। तो अत्याचार टॉर्चर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। जरूरी नहीं है आप किसी को मारो तो ही जो है वो अत्याचार कर रहे हैं। अत्याचार आप अगर आप होता है ना कि घरेलू हिंसा जो होती है, कोई जैसे अभी तो खैर शायद मेरे साथ कम हो गया, अब शायद है ही नहीं, अब तो उल्टा औरतें मारती है ये अपन कह सकते हैं। लेकिन पहले होता था ना कि मर्द जो है वो औरत को पीट रहा है, लपक के कमरे में बंद कर रहा है, तो ये अत्याचार की कैटेगरी है। वो खत्म तो नहीं कर रहा ना, उसको मार तो नहीं रहा, तो हत्या शब्द कभी आएगा ही नहीं। अब आजकल ये कह रहे सुनाई में आता नहीं है। आजकल तो जो है वो वाइफ जो है ना 3 जो है वो कम से कम झाड़ू की चिपका देगी, 2-4 जो है बैलन मुंह पे फेंक देगी और उसके बाद में जो है रोते रोते फिर थाने में खुद चली जाएगी, साहब मुझे पीटा इसने। तो वो बेचारा अब उसको मानेंगे क्योंकि कानून में अपने प्रावधान महिलाओं को सुनने का है। और इसी चीज का आजकल मैं ऑब्जर्व करता हूँ कई सारी चीजों को, इसी चीज का आजकल जो है बहुत सारी फीमेल्स जो है नाजायज फायदा उठाती है। स्पेशली जो है वो जो उत्पीड़न जिसको कहेंगे, जब कोई पति पत्नी का मामला होता है, पत्नी की अपेक्षाएं कुछ ज़्यादा अगर बढ़ जाती है और पति जो है पूरा ही नहीं कर पाता है, तो अल्टीमेटली वो उसके बीच में जो है बहस होएंगी तो दूर जाएंगी तो घर पे जाएंगी। और अगर उनकी माता सपोर्ट करने वाली है या पिता सपोर्ट करने वाले उस सर्टेन जो है वो फीमेल का, तो अल्टीमेटली उसका जो अंत होएगा वो तलाक पे होएगा, केस पे होएगा और डायरेक्ट जो है केस ठुकेगा दहेज प्रताड़ना का और घरेलू हिंसा का। ये सबसे पहले जाता है सबसे पहले। अब बेचारा उस बंदे ने भले जो उसको जो है जिंदगी भर, मेरा एक मित्र है ऐसे ही, तो वो उसी कहानी के आधार पर मैं ये कहानी बता रहा हूँ, वो समर्पित रहा हो कितना भी, लेकिन सामने वाला जो है वो फट से, तो ये क्या है कि प्रावधान और अपने आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं जो है उसमें महिलाओं के बारे में, महिलाओं के संबंध में, महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जहां पे मर्दों की सुनवाई तो बाद की बात है, पहले गिरफ्तार हुई है भाई साहब, हम बाद में सुनेंगे आपकी, वो कोर्ट में सुनाइएगा। तो बेचारे को पहले जो है वो जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, खैर अपन शादियों के बारे में जज नहीं करें किसी को। नेक्स्ट हो गया, आगे बढ़ते हैं। शुंग वंश खत्म, आगे बारी आती है कण्व वंश की। कण्व बोल के बताओ इसको, काना नहीं बोलेगा कोई। कण्व वंश, ठीक है। कण्व वंश जो है शुंग वंश का एक शासक था जिसका नाम था देवभूति। वो क्या है कि वो अय्याश किस्म का राजा था। वो अय्याश किस्म के समझ सकते हैं आप कि जो जिसका सत्ता पे ध्यान नहीं, प्रजा पे ध्यान नहीं, वो सिर्फ जो है चीज़ों को उपभोग करने पे जो है वो नर्तकियां नाच रही है, वो लेटे हुए हैं, वो ऐसे माहौल उनके दरबार में हुआ करते थे। तो वो जब लगा कि यार ये बंदा तो जो है सत्ता तो संभाल नहीं रहा है, ये दिन भर जो है कभी तो मदिरा पान कर रहा है, कभी मद्यपान कर रहा है, कभी जो है वो नर्तकियों के साथ में इन्वॉल्व है, बंदा आ ही नहीं रहा है दरबार के अंदर। तो अल्टीमेटली क्या है कि वो दुर्व्यसनी बोला जाता है उसको, जो जिसके व्यसन जो है वो बुरे हो उसको दुर्व्यसन बोला जाता है। व्यसन मतलब जो आचरण, जो अपने शौक है वो गलत हो तो दुर्व्यसन बोला जाएगा। तो वो दुर्व्यसनी राजा था और उसको मारा अपने वासुदेव कण्व नाम का एक शासक जो बना बाद में, उस इंसान ने उसको मारा। किसको? देवभूति को। मारने के बाद में उसने कण्व वंश की स्थापना की, वासुदेव कण्व ने। ठीक है, तो कण्व वंश की बात करेंगे। कण्व वंश में शुंग वंश का जो शासक था अंतिम, उसका नाम था देवभूति। देवभूति, ये दुर्व्यसनी था नहीं था, ये उसमें नहीं आएगा अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देवभूति, देवभूमि लिखा दिया मैंने, तो इसीलिए सिर्फ ये लिखा रहा हूं मैं देवभूति के अंतिम। अरे यार शासक कहाँ चला गया? शासक सब तो इसमें आया नहीं बेचारे में। अंतिम शासक देवभूति को मारकर वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना की।
कण्व वंश की स्थापना की। इतनी सी बात है। अगला बारी आएगी सातवाहन वंश की। लिखो सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, इसमें सिर्फ एक अच्छा सा प्रतापी शासक था, इसका नाम था सतकर्णी प्रथम, वो हुआ था, दैट्स इट। उसके बाद में बारी आ जाएगी किसकी? शक वंश की। नेक्स्ट जो आता है वो, कहानी समझ में आ रही है ना? सबसे पहले हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद में नाग वंश, नाग वंश के बाद में नंद वंश, उसके बाद में मौर्य। नंद का घनानंद था, घनानंद को मारा, चंद्रगुप्त बना, वही चाणक्य वाला मामला। फिर वहां से चंद्रगुप्त मौर्य था, तो मौर्य साम्राज्य की स्टार्टिंग होगी। मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम प्रतापी शासक था वो था अशोक महान। अशोक महान की ही जीवनी पढ़ने के लिए या चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ने के लिए वो हर्यक वंश से अपन ने स्टार्टिंग की। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक को मारा किसने? शुंग ने, पुष्यमित्र ने मारा, तो उसने शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश के बाद में बारी आई कण्व वंश की। कण्व वंश जो है उसमें आगे अगर जब इसको शासक को मारा तो उसके बाद में बारी है अपने सातवाहन वंश की। नाम पे मत जाइएगा कि कोई बोले कि सर इसमें वाहन 7 थे क्या इनके पास ही, 7 प्रकार की कारें हो, तो इसलिए जो है वो सातवाहन बोलते हैं आप। सातवाहन वंश, इसका प्रतापी शासक, कहानी समझ में आ रही ना? किसी वंश के अंतिम शासक को मारेगा तो नया वंश स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो कहानी वही चली आ रही है। इसका प्रतापी शासक शतकर्णी प्रथम रहा है। इसका प्रतापी शासक शतकर्णी प्रथम रहा है। नेक्स्ट जो बारी आएगी वो आएगी शक वंश की। शक वंश, ये वो डाउट वाला शक नहीं है। शक वंश, शक वंश, शक वंश। बढ़े आगे। शक वंश में भी कोई ज्यादा विशेष प्रतापी शासक नहीं रहा, लेकिन एक शासक का नाम था जिसका नाम था रुद्रदामन। रुद्रदामन एक प्रतापी शासक था। उसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, और वो सुदर्शन झील जो है उसका सिर्फ जीर्णोद्धार करवाया। वैदिक साहित्य में थोड़ा सा जो है उसका, वैदिक साहित्य में एक अच्छा शासक कहा जाता है, प्रतापी शासक रहा है रुद्रदामन। सिर्फ ये लिखेंगे ओनली प्रतापी शासक कौन रहा है? रुद्रदामन। वो मैं कहानी थोड़ी सी सुना रहा हूँ आपको बस, हल्की सी, ठीक है? रुद्रदामन के बाद में जो है रुद्रदामन के जो आगे के वंशज हुए, 1-2 वंशज और हुए उनके, और उसके भी जो हत्या कर दी किसने? कैडफिसिस नाम का एक शासक था, और कैडफिसिस ने ही जो है वो कुषाण वंश की स्थापना की। कैडफिसिस नाम से स्पष्ट है कि अपने भारत का तो रहा नहीं होगा। वो आया था ईरान यूनान साइड से, मध्य एशिया से आया था, और मध्य एशिया से वो यहाँ आया। ये पहली बार था जब वहीं के जो इंटरनली जो शासक थे, वो मतलब वहाँ का जो रूलर जो रहे हैं ना, राज करने वाले रहे, वो पहली बार था जब वो वहाँ का नहीं रहा, बाहर का जो है विदेशी जाति आई, कुषाण वंश। कुषाण वंश का एक बहुत ही प्रतापी शासक रहा था जिसका नाम था कनिष्क। मैंने नाम बताया था आपको लास्ट क्लास में भी, तनिष्क नहीं था। तनिष्क के जो ज्वेलर्स, जो ज्वेलरी शोरूम रहते हैं, वो टाटा का है क्या तनिष्क अभी वर्तमान में? कनिष्क नाम का राजा था, और वो कनिष्क को दूसरा अशोक कहा जाता है, सेकंड अशोक, ठीक है? दूसरा अशोक तो सिंपल सी बात है कि यार दमदार बंदा होगा यार। आज अगर अपन किसी को उपाधि देते हैं कि यार जो है बोला जाता है ना कि यार तू तो क्या नाम है बिल्कुल राक्षस की तरह है, राक्षस जैसा दिखता है, तो वो उपाधि है उसकी बेचारी की, उसमें उसके या तो कर्म राक्षस जैसे रहे होंगे या उसकी शक्ल राक्षस जैसी रही होगी। खैर, तो शक वंश का प्रतापी शासक कौन रहा है?
इस वंश का प्रतापी शासक रुद्रदामन, माँ का दामन वाले से रुद्रदामन याद रख सकते हो आप। रुद्रदामन रहा था जिसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। जीर्णोद्धार शब्द समझते हो? जीर्ण उद्धार करवाया था। किसका? जीर्णोद्धार का। जीर्णोद्धार का जीर्ण मतलब वो बोल सकते हो आप जो नींव है, नींव से जीर्ण बना है। और उद्धार मतलब सिंपल सी बात है कि अगर कोई टूटा फूटा सा मकान है उसको जो है अपन ने रेनोवेशन आप बोल सकते हो। रेनोवेशन अगर अंग्रेजी में एक प्रॉपर शब्द है इसके लिए, जीर्णोद्धार के लिए, तो वो रेनोवेशन ही जो है वो जीर्णोद्धार का कन्वर्जन पार्ट है इन द इंग्लिश। ठीक है, शक वंश खत्म। इतनी जल्दी जल्दी अपन वंशों को निपटा रहे हैं ना, जितनी जल्दी तो सोचा भी नहीं होगा कि यार पीढ़ियां दर पीढ़ियां अपन निपटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब बारी आती है कुषाण वंश की। कुषाण वंश जो मध्य एशिया से आई हुई विदेशी जाति थी, इसके जो संस्थापक रहे हैं कैडफिसेस, और कैडफिसेस के लिए ही कहा जाता है कि उन्होंने सर्वप्रथम जो है वो सोने के सिक्के चलवाए थे। सोने के सिक्के जो आगे चलते आए ना अपने साम्राज्यों में, अपने राज्यों में, वो कैडफिसेस की ही देन थी। कैडफिसेस के बाद में ही जो है उसका पुत्र आता है जिसका नाम है कनिष्क। कनिष्क ने सोने के सिक्के ढलवाए थे, उसने सिर्फ चलवाए थे, इसने ढलवाए थे। ढलवाना मतलब जानते हो? मैन्युफैक्चरिंग करना, सिंपल सी बात है। अपन जो है वो किसी भी चीज़ को, अगर मान लीजिए मकान को बनवाना बोलते हैं तो सिक्कों को ढलवाना बोलते हैं। किसी भी धातु को, किसी भी जो मेटल होता है ना, उस मेटल को अगर अपन कन्वर्जन फॉर्म में लाते हैं तो उसको ढलवाते हैं। ठीक है, सोना चांदी जो आप पहनते हैं वो ढलवाई हुई फॉर्म में होता है, ढलवा लोहा बोला जाता है ना। ढलवा लोहा जब आप कभी साइंस में पढ़ेंगे तो वो ढलवा लोहा का अर्थ है मतलब जो उसको असेंबल्ड किया हुआ जो चीज़ है, जो मूल रूप है ना उसका। कभी भी सोना जो है आपको सोने की चेन की फॉर्म में नहीं मिलेगा। अगर आप माइनिंग करते हैं तो आप खोद के, क्योंकि सोना दो ही तरीके से मिलता है, या तो माइनिंग के माध्यम से मिलेगा या फिर जो है बहते हुई नदी में जो है वहाँ पे नीचे की तलहटी पे इकट्ठा हो जाता है सोना। इसीलिए सोने की सबसे फेमस जो खान थी गोलकुंडा की खान भी रही है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा हीरा मिला था। ठीक है, और एक इसके अलावा जो है KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, मूवी देखी होगी सबने। KGF नहीं देखी? वाह यार, ये पहली बालिका है जो मैंने सुना है कि KGF नहीं देखी है। KGF 1, KGF 2। ठीक है, तो वो कोलार जो गोल्ड फील्ड है ना, वो कोलार गोल्ड फील्ड बेसिकली सोने की खान थी, जहाँ पे 90% जो है वो सोना का उत्पादन किया जाता था उस जमाने में, इंदिरा गांधी के जमाने में। इंदिरा गांधी ने उस पर बैन लगा दिया था सोने की खान पे। इलीगल माइनिंग होने लगी थी वहाँ पे। ठीक है, हालांकि वो जो KGF है वो सत्यवादी घटना नहीं है पूरी, लेकिन उसमें जो कोलार गोल्ड फील्ड जो यूज किया गया है वो सत्य है। वहाँ पे जो उसने KGF में इतना बड़ा साम्राज्य बसाया था वो सत्य नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो मजदूर दिन रात काम करते थे वो सत्य है। क्योंकि सोना जो मैंने बोला ना कि पूरा इंडिया का 90% वहाँ से निकलता था, तो कितनी बड़ी सोने की खान रही होगी वो। आज बंद है वो, उसको बैन किया हुआ है। आप जा सकते हो कभी कभार घूमने के लिए, ज़्यादा अंदर आपको सोना खोदने नहीं देंगे वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जाके आप पत्थर देख सकते हो। अच्छा ये है KGF, पत्थर ही पत्थर हो, कुछ नहीं। क्योंकि किसी भी धातु को जो है ना, धातु का जो है दोहन किया जाता है, खनन किया जाता है। खनन बोलेंगे, खनन जो है ना वो खान शब्द जो है वो खनन से आया है। किसी भी चीज़ को खनन जब किया जाता है, माइनिंग जो बोली जाती है, माइनिंग का अर्थ होता है कि ज़मीन से नीचे खोदना, ऊपर नहीं। ठीक है, ज़मीन से जब नीचे खोदा जाता है ना, क्योंकि जो मेटल्स है, मिनरल्स हैं, वो ज़मीन की तलहटी में अंदर है। और जैसे जैसे अपनी सभ्यताएं बढ़ती गई, मैंने कहा था कि अपन जो है हाइट बढ़ती गई अपनी, सब नीचे दबी हुई ना बेचारी,
सभ्यताएं भी खोदी थी। जब जिस टाइम पे अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना था तो खोद के तो जाना था। उत्खनन करता कौन होते थे? उत्खनन करता मतलब जिन्होंने खनन किया है उसका, जिन्होंने माइनिंग की है, खोद खोद के पता किया, अरे वाह यहाँ तो लोटा मिला है चांदी का, तो मतलब चांदी के बारे में जानते थे। तांबे का बेल मिला है तो बेल के बारे में भी जानते थे और तांबे के बारे में भी जानते थे। ठीक है, तो शक वंश की जो इसका प्रतापी शासक रहा है वो क्या नाम था उसका? रुद्रदामन। बारी आती है अब कुषाण वंश की। क्या हुआ आज? थोड़ा सा जो तेरा चेहरे पे ऐसा लग रहा है कि जैसे झेल रहा है तो ओनली। क्या चक्कर है? आज पढ़ने में मजा नहीं आ रहा? पढ़ने में मजा तो हालांकि तेरे चेहरे से कभी लगा नहीं, मुझे आता है। अच्छा अच्छा, ये बढ़िया है यार। कौन सी? हाफ, क्वार्टर या पूरी बोतल? अच्छा अच्छा, अंदर नसों में मुझे लगा कि सुबह सुबह बोतल लगा के आया था सर में। कुषाण वंश, कुषाण वंश जो है वो मध्य एशिया से आए थे, विदेशी जाति रही थी ये। कैडफिशेस, कैडफिशेस ज़्यादा विशेष मुख्य नहीं है याद रखने की दृष्टि से, बस आपको बताने की दृष्टि से मैं आपको लिखा देता हूँ। विदेशी जाति कैडफिशेस, विदेशी जाति कैडफिशेस ने, विदेशी शासक लिख दो यार, जाति शब्द गलत है, ये जाति थोड़ी, ये नाम है। विदेशी शासक कैडफिशेस ने मगध साम्राज्य पर, मगध तो बोल ही नहीं सकते, अगर मगध तो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी समझाने की दृष्टि से मगध साम्राज्य नहीं बोल के अगर अपन ये बोले मध्य भारत, मध्य में ही ना वो भारत के, यूपी बिहार या उत्तर भारत बोल सकते हो आप, नॉर्थ बोला जाए। देखो भारत के जब अपन अगर डिवाइड करें ना 4 भागों में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, तो नॉर्थ के जो पार्ट आता है ना वो अपने राजस्थान वाला पार्ट भी नॉर्थ में काउंट हो जाता है एक तरीके से। तो राजस्थान के तो ऊपर ही है ना बेचारा यूपी बिहार, देखिए तो वो नॉर्थ में है ना, मैंने वही तो बोला, उत्तर भारत बोला ना, नॉर्थ उत्तर है, साउथ दक्षिण है। साउथ की मूवीज दक्षिण में बनती है, अपन बोले ना साउथ की मूवी है यार, ये वो दक्षिण की मूवी है। दक्षिण में मैंने आपको अशोक, जब मैं पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था कि दक्षिण में कई साम्राज्य ऐसे थे जिन पर अशोक कब्जा नहीं कर पाया था। इसमें कई, जैसे कर्नाटका भी हो गया, तमिलनाडु के कुछ भाग भी हो गए। कर्नाटका के अंदर जो बहुत ही एक, अगर अपन आप कभी हिस्ट्री पढ़े कभी ज़्यादा डूब के, तो मैसूर के जो संस्थापक रहे हैं कृष्णदेवराय, तेनालीराम का आपने नाम सुना है? तेनालीराम की कथाएं पढ़ी बचपन में? वो चोटी वाला जो रहता है वो कृष्णदेवराय के, जैसे तानसेन बीरबल जो है वो किसके दरबारी रहे थे? तानसेन और बीरबल किसके थे, किसके दरबार में रहते थे? अकबर के में, ठीक है। तो वो जो तेनालीराम था ना वो कृष्णदेवराय के दरबार में रहता था। कृष्णदेवराय उस जमाने में मैसूर का, कर्नाटका का राज शासक था। और जो काली मिर्च, लौंग वगैरह है ना, ये सब साउथ की देन है अपनी। जब अंग्रेज घुसे थे ना अपने यहाँ पे, तो वो उसी के दृष्टि से घुसे थे कि हम वहां पे व्यापार करेंगे, हम जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। काली मिर्च और लौंग वगैरह जो आपके यहाँ पे उत्पन्न होती है ना, ये मसाले जो उत्पन्न, क्योंकि मसालों का सबसे ज्यादा आवक जो है वो साउथ से होती है, मसाले जो है, ठीक है। तो वो दक्षिण के कई पार्ट पे अशोक कब्जा नहीं कर पाया था। तो दक्षिण भारत अलग से पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद में, ठीक है। अभी तक तो मामला चल रहा है उत्तर भारत का, और उत्तर भारत में भी जो है जो महान प्रतापी शासक जो जो रहे हैं उनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। आप यूपीएससी की तैयारी करोगे तो आपको रुद्रदामन के बारे में पढ़ना होगा, आपको जो है वो पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ना होगा, तो वृद्धरथ जिसको मारा था उसके बारे में पढ़ना होगा, देवभूति के बारे में पढ़ना होगा। क्वेश्चन उस एग्जाम में कहीं से भी आते हैं, कहीं से भी। तो दैट्स वाई वो बहुत टिपिकल और बहुत ही जो है वो विख्यात एग्जाम कहा जाता है वर्ल्ड का, अपने भारत का ही नहीं। यूपीएससी का जो एग्जाम है ना वो छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, वो वर्ल्ड में फेमस है। और सिविल सेवा जो है, ये सिविल सेवा जो परीक्षा है ये अपने आज के ज़माने से नहीं चल रही है। ये जिस टाइम पे चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और जो है वो भारत विकास अधिनियम जब आए थे अंग्रेजों के ज़मानों में,
तो उन्होंने जो है वो 1784 चार्टर एक्ट वगैरह के माध्यम से ही उस टाइम पे सिविल सेवा परीक्षा का स्टार्टिंग कर दी थी अंग्रेजों ने 1718 ईस्वी में। उस टाइम पे सिविल सेवा के एग्ज़ाम होते थे और एग्ज़ाम जब होते थे तो सत्येंद्र सिन्हा और सच्चिदानंद सिन्हा नाम के दो रहे हैं जो सबसे प्रथम जो है वो सिविल सेवक रहे हैं, जो प्रशासनिक जो सेवा है। अभी IAS था, उस ज़माने में जो है सिविल सेवा बोलते थे उसको, ठीक है। खैर ज़्यादा वो संविधान वाले पार्ट में घुस गया फिर मैं। मध्य भारत या उत्तर भारत, ज्योग्राफी के हिसाब से भी समझाया मैंने आपको कि वी आर नॉर्थ इंडियंस। हु वी आर नॉर्थ इंडियंस। अगर आप दक्षिण में जाएंगे तो वहाँ लुंगी धारण किए हुए आपको जो है वो तमिल या कन्नड़ या जो है वो तेलुगु में बोलते हुए इंसान पाए जाएंगे जिनके चेहरे बढ़िया काले काले से होते हैं, बिकॉज ऑफ द तटीय इलाका। वो जो है वो समुद्र के किनारे रहते हैं, तो हीटिंग जो है कंपेरेटिवली टू अस, ह्यूमिडिटी जो है कंपेरेटिवली टू अस ज़्यादा होती है। ज़्यादा होगी तो सिंपल सी बात, अपन जब बारिश के बाद में जब वो ऑयली सब मौसम हो जाता है ना, तो अपने गोरे गोरे आदमी के चेहरे भी जो है ना वो थोड़े से ऑयली स्किन टाइप से हो जाते हैं, ह्यूमिडिटी की वजह से होता है ना कि चिपचिपा सा फील होता है। तो वो जो है वो उधर बेचारे वो बहुत झेलते हैं साउथ वाले, इसलिए वहाँ के लोग यूजुअली काले पाए जाते हैं। समस्त नहीं कह रहा, एक्ट्रेस गोरी पाई जाती है वहाँ की, जो गोरी है वो एक्ट्रेस बन जाती है। हालांकि सांवले होते हैं पर उनके जिनके फेस कट अच्छे होते हैं वो लुक्स में अच्छे दिखते हैं। एक्टर भी वहाँ के जो है वो मोस्टली नॉर्मल अपनी तरह कलर होगा, गेहुआ, सांवले बोल सकते हैं, गेहुआ बोल सकते हैं, ठीक है। रंग दे तुम्हें मोहे गेरुआ नहीं गेहुआ, ठीक है। वो गेहुआ कलर जो गेहूं के कलर का होता है, जैसे ये पीछे डब्बे का कलर है, इस कलर के वहाँ के अपने यूजुअली अपने कलर होता है, स्किन टोन जो होती है वहाँ पे भी यूजुअली जो है ऐसा होता है। खैर उत्तर भारत क्या थी लाइन, विदेशी शासक कैडफिसेस ने मगध साम्राज्य उत्तर भारत पर सत्ता हासिल की। इस वंश का प्रतापी शासक कनिष्क था, जिसे दूसरा अशोक के कहलाने के पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न तो यह है कि यह भी बहुत प्रतापी शासक था। दूसरा रीज़न यह है कि इसने भी बौद्ध धर्म को बहुत ही तहे दिल से अपनाया था, माना था। अश्वघोष नाम का एक बौद्ध भिक्षु था जिसके टच में ये आए, उधर उपगुप्त के टच में आए थे अशोक जी, तब जाके वो उन्होंने जो है वो बौद्ध धर्म की जो शिक्षा दीक्षा ली थी वो उपगुप्त नाम का उनका एक, और ये निग्रोध नाम के जो बौद्ध भिक्षु रहे हैं उन्होंने उससे दीक्षा ली थी, और इधर अश्वघोष से इन्होंने दीक्षा ली थी। और 3 बौद्ध संगीतें अपन पढ़ चुके थे, और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी वो इसी शासक के काल में हुई थी, कुषाण वंश में। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है इस बंदे के बारे में कि जो अपन शक संवत पढ़ते हैं ना, विक्रम संवत नाम सुना है, कैलेंडर, पंचांग, मम्मियों वाला कैलेंडर, दादियों वाला कैलेंडर, कि आज जो है वो एकादशी है, आज द्वादशी है, आज अमावस है, मावस है, आज पूर्णिमा पुण्यु है, ऐसे जो बोलते हैं ना अपने यहाँ पे, तो वो शक संवत शक कैलेंडर बोला जाता है, उसको विक्रमी कैलेंडर बोला जाता है, हिंदुओं का कैलेंडर बोला जाता है। वो जहाँ अपना अंग्रेजी का कैलेंडर 0 से स्टार्ट होता है, शक संवत स्टार्ट होता है हमेशा 78 साल आगे से, 78 ईस्वी से। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि वी आर लिविंग इन 2025 राइट नाउ, ठीक, 2025 में जी रहे हैं, अब मैं आपसे बोलूं इसको शक संवत में कन्वर्ट करो, जब 78 साल आगे है, अपना मम्मी वाला जो कैलेंडर है ना वो अपन से 78 साल 78 ईयर्स आगे है। कितने साल? 78 ईयर्स आगे है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि विक्रमी संवत कौन सा चल रहा है अभी, होता है ना कि जब अपन कैलेंडर पढ़ते हैं कि विक्रमी संवत लिखा रहता है वहां पर, फिर पीछे उसका साल लिखा रहेगा, 2025 चल रहा है, लेकिन उसमें साल जो है वो आगे बढ़ जाता है मामला। 78 साल आगे करेंगे तो 78 2025 में 78 जोड़ो, क्या जोड़ देंगे? तो
8 5 13, 7 7 2 9 और 1 10। तो अपना जो हिंदी कैलेंडर चल रहा है ना, क्या हुआ? अरे यार 75 75 25 जोड़ो 100 100 में, और बचा 75 का जो 3 बचा 78, तो वो 103 जोड़ोगे ना कंप्लीट। विक्रमी संवत 2103 अपना चल रहा है अभी राइट नाउ। हिंदू कैलेंडर जो है, आप अपने घर पे जाके अपनी मम्मियों से कह सकते हैं, मम्मी मम्मी इधर आओ, मुझे पता लग गया है कि अभी कौन सा साल चल रहा है आपका हिंदू कैलेंडर का, कि कौन सा चल रहा है कि 2103 जो है वो 2103 विक्रमी संवत में जी रहे हैं अभी अपन राइट नाउ। अच्छा ये क्या बात, ज़्यादा पढ़ लिया क्या उधर भाई पढ़ लिया से, ऐसे करके भी मम्मी बता देंगी। विक्रमी संवत 2103 जो है, मतलब 78 साल हम हमेशा ऑलवेज जो है अंग्रेजी कैलेंडर से आगे चलते हैं। 78 साल आगे चलेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि 0 से स्टार्टिंग होती है अंग्रेजी कैलेंडर की। 0 से 2025 में अपन जी रहे हैं, तो 78 ईस्वी से अंग्रेजी कैलेंडर अपना हिंदू कैलेंडर चालू होगा। तो 78 ईस्वी मतलब क्या है, शक संवत जो चलाने के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ रहा है, शक संवत की जो स्टार्टिंग की थी वो किन्होंने की थी? कनिष्क भाई साहब ने। ठीक है, चतुर्थ मतलब इनके बारे में याद रखने के पीछे याद रखने के जो है वो 2-3 फैक्ट्स है। पहला, 3 बौद्ध संगीतें अपन पढ़ चुके थे, याद कराओगे कब कब हुए थे? रहने दो, कहाँ हुए थे? प्रथम राजगृह, द्वितीय वैशाली, शाबाश, अरे वाह यार, मैं मतलब जो है वो 56 इंच का सीना हो गया शोरा ने जैसे वैशाली बोला। वैशाली किसी लड़की का नाम नहीं है। और फिर उसके बाद में पाटलिपुत्र। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कुषाण वंश में स्टार्ट की गई थी कनिष्क के द्वारा। ठीक, जिसे दूसरा अशोक भी कहा जाता है। दूसरा अशोक क्यों कहेंगे? क्योंकि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इन्होंने इनके काल में, इन्हीं के काल में चतुर्थ, याद है ना बौद्ध संगीता कितनी हुई थी? कितनी हुई थी? 4। और जैन संगीता कितनी हुई थी? 3। ये सिर्फ इशारे करते लेके बगेगा जैसे मुझे इशारों इशारों में। चतुर्थ बौद्ध संगीति चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया जन कट गया बेचारा। आयोजन हुआ जिसमें 2 भागों में बौद्ध धर्म डिवाइडेड था, हीनयान और महायान। ठीक है, हीनयान और महायान, जिसमें जो 2 भागों में बटा हीनयान और महायान, वो इसी के काल में हुआ था, जिसमें जो बौद्ध धर्म है दो भागों हीनयान एवं महायान में विभक्त हो गया था। विभक्त हो गया था। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे यार, जेंडर चेंज हो गया था फट से इनका भी। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन? कनिष्क। कनिष्क जो है
उन्होंने एक तो पहली बात तो बौद्ध धर्म को माना, दूसरी बात ये बहुत प्रतापी शासक रहे थे, इन्होंने बहुत सारा साम्राज्य अपना विस्तार किया था। इनका साम्राज्य जो है मध्य एशिया से अपने जो है वो लगभग दक्षिण भारत के शुरुआत तक इनका साम्राज्य कहा जाता है। कश्मीर तक भी, क्योंकि मध्य एशिया है अपने भारत के ऊपर, और वहाँ से ये जाति आई थी, कुषाण वंश जो है वहाँ से आए थे, तो कश्मीर भी इन्हीं के अंडर था मामला। और मैंने आपको बताया था कि राजतरंगिणी जो कल्हण ने लिखाई थी, कल्हण का जो ग्रंथ है राजतरंगिणी नाम से, उन्होंने राजतरंगिणी में कहा गया था कि अशोक ने जो है वो कश्मीर को भी अपने हिस्से में ले लिया था, और ये जो बौद्ध संगीति हुई थी ये कश्मीर में ही हुई थी, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी। क्योंकि कश्मीर जो है वो मध्य एशिया से लेकर अपने, जब यहाँ दक्षिण भारत की शुरुआत की बात करेंगे तो कश्मीर तो यहाँ आ जाता है बीच में, तो कश्मीर तो इसके अंडर ही रहेगा ना, इसके साम्राज्य में रहेगा। तो कश्मीर के अंदर ही जो है वो कुंडलग्राम नामक एक जगह है जहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और इस बौद्ध संगीति, इस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया कि वी विल डिवाइड आवर मैनिफेस्ट इनटू 2 पार्ट्स। हम जो है इसको 2 प्रकार के भागों में बांटेंगे, हीनयान और महायान। तो इसके बाद में बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में बांट दिया गया, हीनयान और महायान। मैंने बताया था कि जो बौद्ध परंपरा को एज इट इज माने उसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, हीनयान। और जो बौद्ध परंपरा में थोड़ा सा बदलाव करके जो आज बौद्ध धर्म मान रहे हैं वो बोलेंगे महायान। ठीक है, 2 भागों में बट गया महायान। और ये भी लिख देते हैं आगे, यहीं ऊपर ही इरेज कर देता हूं मैं, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। चलो लिख लिया ना। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ था? कश्मीर, स्वर्ग, द स्विट्जरलैंड ऑफ द इंडिया। कश्मीर में भी कुंडलग्राम। एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन जो है वो कभी भी कश्मीर में नहीं आएगा ऑप्शन, कुंडलग्राम आएगा। कश्मीर में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कश्मीर राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है या अभी भी जो है वो अलग से डिवाइडेड? अजमेर, औरत तेरी तो आयोजन की जगह अजमेर कैसे पहुंच गए अपन? आयोजन हुआ। और इन्होंने ही जो है वो शक संवत की स्टार्टिंग की थी। इन्होंने ही जो है वो 78 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व नहीं बोलेंगे अब आ गया ये ईस्वी की बारी। 78 ईस्वी में शक संवत की स्थापना की थी। शक संवत, समझ गए ना? शक संवत मतलब जो है वो अंग्रेजी कैलेंडर से जो प्लस रहता है 78 साल, वो शक संवत कहलाएगा। विक्रमी कैलेंडर जो अपन बोलते हैं, हिंदू परंपरा का जो कैलेंडर बोला जाता है, वो ऑलवेज रनिंग ईयर से 78 साल आगे रहता है। मतलब क्या कि इफ वी आर लिविंग इन 2025 देन दिस इज द विक्रमी कैलेंडर, अकॉर्डिंग टू द विक्रमी कैलेंडर 2103, 2103 ईस्वी में अपन जी रहे हैं अभी। क्लियर मामला? जम्मू कश्मीर में जो है वो, कश्मीर एक बहुत सुंदर जगह, हालांकि जम्मू भी सुंदर जगह, पर जम्मू में थोड़ा सा जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज थोड़ी सी हल्की से ज़्यादा होती है। ये पहले 370 धारा की वजह से बहुत अलग था। यहाँ पे खुद का फ्लैग होता था, खुद का झंडा होता था। ये भारत का झंडा नहीं मानते थे। यहाँ पे खुद के रूल्स होते थे। जम्मू कश्मीर के अंदर 370 आर्टिकल के तहत इनको जो है अलग से एक छूट दी गई थी। अलग से इनको जो है वो विशेष इजाज़त थी कि आप खुद का धर्म, खुद का जो है वो मतलब अलग निशान, अलग धर्म, अलग प्रमाण बना सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन जो लगभग 2019 के अंदर 2019 में 370 जो आर्टिकल है उसको हटा दिया गया था। इसके द्वारा प्रधानमंत्री की जो मोदी जी की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार के माध्यम से जब भी कोई आर्टिकल हटाता है या संविधान में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाता है तो वो ऑलवेज जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से पहले उनको परमिशन लेनी पड़ती है। रातों रात अमित शाह जी गए थे, राष्ट्रपति से परमिशन ले आए थे। राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद जी उनके ही थे, उन्होंने हाथों हाथ परमिशन दे दी, हमारे साइड से टिक। उसके बाद में राज्यसभा में उन्होंने पेश किया बिल
उच्च सदन कहलाया जाता है राज्यसभा, लोकसभा छोटा सदन कहलाया जाता है। लोकसभा में उनको पता है कि वहाँ तो पास हो ही जाएगा, वहाँ तो अपने ही आदमी है। लोकसभा में मेजोरिटी जो सीटें थी वो किसके पास थी? बीजेपी के पास में, एनडीए के पास में। फिर उन्होंने जो है वो एक 370 नाम आर्टिकल करके मूवी है यामी गौतम की, वो भी बहुत अच्छी मूवी, आप देख सकते हैं कि 370 आर्टिकल होता क्या है और उसके हटाने के बाद में जो है वो किस लेवल पे लोगों ने वहाँ कोशिश की थी हटाने की। वो आर्टिकल फाइनली वहाँ से हटाया गया और 370 हटाने के बाद में जम्मू एवं कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में दर्जा दे दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश का अर्थ होता है कि वहाँ पे जो पूरी सत्ता चलेगी, कानून चलेंगे, वो केंद्र के माध्यम से एसोसिएटेड होंगे। केंद्र में सरकार किसकी? जो प्रधानमंत्री अपने देश का। केंद्र शासित प्रदेश जिनको बोला जाता है वो केंद्र के माध्यम से शासन किया जाता है वहाँ पे डायरेक्ट पायलट मोड पे। पायलट मोड मतलब जैसे मैं यहाँ हूँ और फिर भी मैं अगर यहाँ से मैं अगर मान लीजिए तमिलनाडु की सरकार चला रहा हूँ ना, तो मैं वहाँ तो उपस्थित हूँ नहीं ना भाई फिजिकल तौर पे, तो मैं पायलट मोड पे चला रहा हूँ उसको। ठीक है, तो ओवरऑल केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कितने हैं? राज्य कितने हैं अपने भारत में? 28 राज्य है, 28 स्टेट्स है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है अपने। लेह लद्दाख भी उसमें शामिल है। लेह लद्दाख को भी जो है टेरिटरी घोषित कर दिया गया था। यूनियन टेरिटरी बोला जाता है इनको अंग्रेजी के अंदर, केंद्र शासित प्रदेश को यूनियन, केंद्र। ठीक है, खैर तो आज के लिए ज्ञान इतना ही। बांटे गए ज्ञान को मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से जो है वो अधिग्रहण किया होगा, अपने आप में उतारा होगा। नहीं उतारा होगा तो मेरे द्वारा अपलोडेड क्लास है उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, जो नए मेहमान हैं वो मेरे द्वारा लास्ट जो भारत के इतिहास की क्लासेस पढ़ाई गई है वो डिजिटल क्लासेस के एप्लीकेशन पे और चैनल की प्लेलिस्ट में मेरे वीडियोस जो है शाम को अपलोडेड रहते हैं, देख सकते हैं, ज्ञान से दोबारा जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।